हेलो दोस्तों, हमारी आज की ऑडियो बुक का नाम स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षण पुस्तक का नवा पाठ पढ़ेंगे, जिसका लेखक कृष्णकांत साहू जी है। इस पुस्तक का ये नवा पाठ है। यदि आपने इससे पहले के पाठ नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखें या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखें। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। संसार के विभिन्न भागों में भोजन पकाने की अनेकों विधियां प्रचलित हैं। प्रत्येक विधि में ताप किसी न किसी प्रकार प्रयोग में लाया जाता है। भोजन पकाने की विधियों को 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है: जल द्वारा, चिकनाई द्वारा, भाप द्वारा, वायु द्वारा। 1 जल द्वारा। जल माध्यम में भोजन निम्न विधियों से पकाया जाता है। उबालना भोजन पकाने की यह सरलतम विधि है। किसी बर्तन में पानी लेकर तत्पश्चात चूल्हे या अंगीठी पर 212 डिग्री पर उबालने की क्रिया की जाती है। वस्तुओं को तब तक उबाला जाता है जब तक वे मुलायम ना हो जाएं। चावल, दाल तथा कुछ सब्जियां इस विधि से पकाई जाती हैं। कुछ लोग दाल, चावल आदि उबालकर पानी फेंक देते हैं, जिससे पोषक तत्व चले जाते होते हैं। आलू, अरबी आदि को छिलके सहित उबालकर उसका पानी फेंकने में कोई नुकसान नहीं, क्योंकि इनके पोषक तत्व उबले पानी में मिश्रित नहीं हो पाते। धीमी आंच पर पकाना ये भोजन पकाने की अत्यधिक सरल व अल्पव्ययी विधि है। इसमें ईंधन की कम आवश्यकता होती है, क्योंकि 180 डिग्री ताप पर्याप्त होता है। फूल, सब्जियां, मांस आदि पकाने की यह उत्तम विधि है। इस विधि से पका भोजन सुपाच्य, स्वास्थ्यवर्धक एवं स्वादिष्ट भी होता है। धीमी आंच पर पोषक तत्व भी नष्ट नहीं होते हैं। पाश्चात्य पाकर विधियों में इसका प्रयोग विशिष्ट रूप से किया जाता है। 2 भाप द्वारा। कुछ भोजन भाप से पकाए जाते हैं, इसलिए उनके पौष्टिक तत्व नष्ट नहीं हो पाते हैं। सब्जी, मांस आदि इस विधि से सरलता से पकाए जाते हैं। पुराने समय में भाप से पकाने के लिए एक विशेष पात्र काम में लाया जाता था, जिसमें एक ढक्कनदार बिन होता है और अंदर एक जालीदार थाली सी लगी रहती है, जिस पर रखकर सब्जी, गोश्त, इडली आदि पकाई जाती है। आजकल भाप से भोजन पकाने के लिए कई प्रकार के कुकर प्रयोग में लाए जाते हैं। कुकर में आवश्यकतानुसार भिन्न भिन्न वजन का दबाव निर्मित किया जाता है। परिणामतः बर्तन में उष्णता को घनत्व बढ़ जाता है। समस्त पाक विधियों में भाप द्वारा पकाने की विधि सर्वोत्तम है, क्योंकि इस विधि से पके भोजन के पोषक तत्व नष्ट नहीं होते हैं। भोजन हल्का एवं शीघ्रता से पचने वाला होता है। इस विधि से पका भोजन पेट के रोगियों तथा वृद्धों के लिए उत्तम होता है, क्योंकि यह वसा एवं मसाले रहित होता है। 3 चिकनाई द्वारा तलना। इस विधि में भोजन को गर्म घी या तेल में पकाया जाता है। गर्म घी या तेल में ज्यों ही पदार्थ डाला जाता है, उसकी ऊपरी परत कठोर हो जाती है, जिससे भीतर के पोषक तत्व बाहर नहीं निकल पाते। इस विधि से भोजन तो स्वादिष्ट बनता है, परंतु गरिष्ठ होने से पचता नहीं है। तलने की 2 विधियां हैं। पृष्ठ 98 स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षण। 1 उबली विधि और 2 गहरी विधि। तलने की गहरी विधि में वस्तु को घी या तेल में उबाला जाता है। उबालने के लिए घी या तेल का तापमान 350 डिग्री के लगभग होता है। वायुदाह पदार्थों को भूनने, सेंकने आदि में वायु पकाने का कार्य करती है। राख या बालू के माध्यम से भोज्य पदार्थ को ताप के संपर्क में लाने की विधि भूनना कहलाती है। वैसे पकाने के लिए आलू, बैंगन, अरबी, टमाटर आदि गर्म राख में भी रखे जाते हैं। बेकिंग या सेंकने की विधि में पकाने की क्रिया भट्टी या चूल्हे में विद्यमान रहने वाली शुष्क उष्ण वायु में संपन्न की जाती है। पकाए जाने वाले पदार्थों के अनुकूल ताप भिन्न भिन्न होते हैं। सेंकने से वस्तु पूर्ण रूप से पक जाती है और सरलता से पच जाती है। रोटी, डबल रोटी, बिस्कुट आदि इसी विधि से पकाए जाते हैं। भट्टी का तापमान साधारणतः 250 डिग्री से 500 डिग्री फा तक रहता है। भोजन पकाने का कार्य चाहे किसी भी विधि से किया जाए, उसमें खाद्य पदार्थों पर अनुकूल व प्रतिकूल प्रभाव पड़ता ही है। साधारणतया सामान्य पाक विधि में पोषक तत्वों का अधिक ह्रास नहीं होता यदि पानी को न फेंका जाए। अधिक समय तक अधिक ताप विटामिनों का नाश अवश्य करता है। सामान्य पाक विधि में विटामिन सी व कुछ अंश तक विटामिन बी वर्ग अवश्य नष्ट हो जाते हैं, जिनकी पूर्ति कच्ची सब्जियां, फलों, सलाद आदि से कर सकते हैं। सब्जियों में कैरोटीन व दूध, अंडों आदि का विटामिन ए सामान्य पाक विधि से नष्ट नहीं होता है, परंतु अनाज व दालों के परिस्तर में जो विटामिन थायमिन, नियासिन, पेन्याथानिक एसिड एवं कुछ खनिज पदार्थ मिलते हैं, उनके संसाधन का प्रक्रियाओं के कारण व्यर्थ में अपव्यय हो जाता है। तेज आंच पर सब्जियों व चावल आदि को खुले में पकाने से विटामिन बी वर्ग, सी वर्ग व कुछ अंश में प्रोटीन का नाश होता है। अधिक समय तक तेज आंच पर खुले उबालने या पकाने पर कुछ अमीनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट्स, विशेषकर शर्करा की उपस्थिति में जटिल यौगिक पदार्थ बन जाते हैं, जिन पर पाचक एंजाइम्स पूरा कार्य नहीं कर पाते और पदार्थों का पूरा उपयोग नहीं हो पाता। तलने पर हरी सब्जियों में पाया जाने वाला विटामिन ए का कैरोटीन वसा विलय होने के कारण तेल घी में घुलकर नष्ट हो जाता है।
शाक सब्जियों को अधिक छीलने, धोने, काटने या देर तक पानी में पड़े रखने पर खनिज पदार्थ व विटामिन बी व सी ग्रुप का ह्रास होता है। पाक विधि से पोषक तत्वों के अधिकाधिक अपव्यय को कुछ सीमा तक निम्न उपायों से रोका जा सकता है। पृष्ठ 99 स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षण। 1. हाथ की चक्की का पिसा आटा चोकर सहित काम में लिया जाए। इसी प्रकार हाथ का कुटा चावल ही काम में लाएं। 2. छिलकों सहित दाल काम में लें। चावल व दालों के अतिरिक्त उबले पानी को फेंकने के बजाय रसा या सूप के काम में लाया जाए। 3. चावल, दाल, सब्जियों आदि को अधिक न धोएं, न अधिक छीलें और न ही देर तक पानी में उबालें। उबालते समय सोडा बेकिंग पाउडर काम में नहीं लाना चाहिए, अन्यथा थायमीन विटामिन का नाश हो जाता है। 4. सब्जियों के बड़े बड़े टुकड़े काटें और अधिक देर तक खुला न रखें, अन्यथा पोषक तत्वों का ऑक्सीकरण होकर ह्रास हो जाता है। 5. सब्जियों को खौलते पानी में डालकर उबालना चाहिए। उबालते समय ढक्कनदार पात्र का प्रयोग करना चाहिए। प्रेशर कुकर पकाने के लिए आर्थिक दृष्टि से उत्तम साधन है। ये पोषक द्रव्यों के अलावा समय और ईंधन बचाने में भी सहायक है। कुपोषण व अधिपोषण प्रत्येक व्यक्ति की यही इच्छा रहती है कि उसका पोषण समुचित हो, परंतु कई कारणों से ऐसा नहीं हो पाता है और किसी न किसी रूप में कुछ पोषक तत्वों की कमी रह जाती है। पोषण जब समुचित नहीं होता है तो वह या तो अल्प या अपर्याप्त पोषण होता है। अपर्याप्त पोषण से पीड़ित भारत के लगभग 75% व्यक्तियों में 1 से 5 वर्ष के बच्चों की स्थिति तो अधिक शोचनीय है। लगभग 30 से 40% बच्चे प्रोटीन कैलोरीज के अभाव से ग्रसित हैं, जिससे उनका शारीरिक व मानसिक विकास वांछित स्तर का नहीं हो पाता है। आयरन और विटामिन के अभाव में लगभग 60% बच्चे अरक्तता के शिकार बने रहते हैं। विटामिन ए के अभाव में हजारों बच्चे प्रतिवर्ष केरेटोमलेशिया के कारण अंधे हो जाते हैं। उत्तम प्रोटीन, विटामिन ए, बी वर्ग, सी और आयरन व कैल्शियम आदि के अभाव के कारण युवा वर्ग भी अपर्याप्त पोषण का शिकार बन रहा है। महिलाओं में यह अनुपात और अधिक है। अपर्याप्त पोषण के कई कारण दृष्टिगत होते हैं। कई व्यक्तियों का शरीर भोजन के पौष्टिक पदार्थों को नहीं पचा सकता है, जैसा कि अतिसार और कुछ चयापचयी विकारों में होता है। दूसरी, वातावरण एवं सामाजिक परिस्थितियां भी कई क्षेत्रों में कुपोषण को फैलाती हैं। सूखा, बाढ़ अथवा महामारी, बेरोजगारी जैसी घोर विपत्तियों के बाद समाज में बड़ी संख्या में कुपोषण से प्रभावित व्यक्ति देखे जा सकते हैं। जिन इलाकों में लंबे समय तक वर्षा नहीं होती, उनमें उपलब्ध भोजन की किस्मों और उसकी एकरूपता में कमी आ जाती है। कुपोषण मामूली किस्म से लेकर गंभीर किस्म का भी हो सकता है। मामूली कुपोषण में तो स्वास्थ्य पर छोटे छोटे पृष्ठ 100 स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षण बुरे प्रभाव पड़ते हैं, परंतु अत्यधिक कुपोषण से शरीर का विकास मंद हो सकता है, असमर्थता स्थायी रूप ले सकती है तथा मृत्यु तक हो सकती है। अतः कुपोषण एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है और ये देश में दूर स्तर तक फैली हुई है। इसके लिए अज्ञानता, भोजन की कमी, आहार संबंधी गलत प्रथाएं, निजी तथा समाज की सफाई के कम प्रबंध तथा इलाज की कम सुविधाएं सभी सम्मिलित रूप से जिम्मेदार हैं। अपर्याप्त पोषण के कारणों पर जब हम विचार करते हैं तो निम्न कारण दृष्टिगोचर होते हैं। उपयुक्त खाद्यान्नों का अभाव। अनाज की उत्पत्ति में देश अब स्वावलंबी बन रहा है, फिर भी दालें, तिलहन, दूध व दूध से बने पदार्थ, ताजी सब्जियां, फल आदि अभी भी अपर्याप्त हैं। वर्तमान में अनाज व दालों का उत्पादन लगभग 12 करोड़ टन है, फिर भी इनका वितरण प्रति व्यक्ति 408 और 50 ग्राम प्रतिदिन ही हो पाता है, जबकि साधारण, मध्यम व भारी मेहनत करने वाले व्यक्तियों को अनाज की क्रमशः 250, 460 व 670 ग्राम मात्रा चाहिए और दालें क्रमशः 40, 5 व 60 ग्राम चाहिए। अधिकांश भारतीय कठिन परिश्रम करने वाले हैं, वे इन्हें गरीबी के कारण क्रय नहीं कर पाते हैं। दैविक प्रकोप से होने वाली खाद्य क्षति, भूख शरण, अच्छे बीज व रासायनिक खादों तथा सिंचाई व्यवस्था में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पाने से, यातायात व परिवहन की अव्यवस्था, प्रांतीय क्षेत्रीय हड़तालें, तोड़फोड़ आदि से खाद्यान्नों के उत्पादन एवं वितरण में अव्यवस्था आदि कई कारणों से पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता है। दूध, जो बच्चों, वृद्धों, प्रसूति व धात्री माताओं और शाकाहारियों के लिए अत्यंत आवश्यक है, आज भी 80 ग्राम प्रति व्यक्ति के हिसाब से वितरित नहीं हो पा रहा है। इसमें से भी अधिकांश भाग दूध, दही, खोया, मलाई, आइसक्रीम आदि में काम आ जाता है। इस प्रकार औसतन 50 ग्राम ही मात्रा रह पाती है, जबकि प्रति व्यक्ति कम से कम 150 ग्राम दूध की आवश्यकता सामान्य व्यक्ति को होती है। मांस, मछली भी मांसाहारी को पर्याप्त नहीं मिल पा रहे हैं। अधिकांश खाद्यान्न वर्तमान में औद्योगिक प्रगति के कारण प्रदूषित अवस्था में हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। गरीबी, बेरोजगारी और बढ़ती आबादी खाद्यान्न अभाव का कारण है। भोजन संबंधी कारण अज्ञानता, खाद्य सामग्री में मिलावट आदि भी कुपोषण का प्रमुख कारण है। मिलावट से पोषक तत्वों का व्यर्थ में ह्रास होता है। अधिकांश ग्रामीण जनता अभी भी संतुलित भोजन के महत्व से अजन्य है। उनके भोजन में अधिकतर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ही होती है।
शिशु संभरण में भी यथासमय अतिरिक्त पोषक पदार्थों का प्रयोग न करने से शिशुओं की शारीरिक वृद्धि व परिवर्धन में कमी रह जाती है और शिशु रोगग्रसित हो जाते हैं। पृष्ठ 101 स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षण। अनुचित भोजन अपचनीय होते हैं और उससे कुपोषण अधिक होता है। समय कुसमय, कभी जल्दी और कभी बहुत देर पीछे किए गए भोजन से अन्नमार्ग को विश्राम और कार्य की सामयिक आदत नहीं हो पाती है। इससे प्रायः अपच, बदहजमी या कब्ज की शिकायत रहती है। परिणामतः अपूर्ण पोषण हो जाता है। भोजन के पश्चात परिश्रम करने से, भोजन को भली भांति न चबाने से, व्यायाम की कमी, बैठे रहने की आदत अथवा मद्य आदि का प्रयोग सभी कुपोषण के कारण हो सकते हैं। सामान्य कारण व्यक्ति का पोषण ताज़ा हवा की कमी, सूर्य के प्रकाश और व्यायाम के अभाव में दोषपूर्ण हो सकता है। अस्वास्थ्यकर, अत्यधिक भीड़ और असंतोषजनक वायु प्रवाह वाले ग्रह भी पोषण में बाधक हो सकते हैं। जो खुराक एक दिन के औसत कार्य के लिए पर्याप्त होती है, वही खुराक अधिक कार्य करने की दशा में अपर्याप्त होती है। घर या कार्यस्थल में यदि व्यक्ति की उपेक्षा की जाए तो उससे भी प्रायः पोषण में दोष आ जाता है। सोने का कुप्रबंध, कार्य की अधिकता के कारण नींद की कमी आदि भी पोषण में बाधा का कारण हो सकता है। अधिकांश स्त्रियां शेष बची अपर्याप्त सामग्री में ही अपनी संतृप्ति कर लेती हैं। कई लड़कियां अपने शरीर की सुंदरता व मोटापे से बचने के लिए आवश्यकता से कम भोजन करती हैं और कुपोषण का शिकार हो जाती हैं। मिथ्या धारणाएं और सामाजिक व धार्मिक प्रतिबंध भी हमारे पोषण को निम्न स्तर का बनाते हैं। शारीरिक परिस्थितियां व रोग विशेष के कारण, कुछ व्यक्तियों में जन्म से ही त्रुटि रहने के कारण, जैसे कटा होठ, फटा ताल आदि के कारण भोजन करने में व्यवधान होता है। गले व खाने की नली में रुकावट या रोग के शेष के कारण भोजन निगलना असंभव होता है। आमाशय में शोथ, जख्म या कैंसर आदि के कारण पाचन रस पर्याप्त नहीं बन पाते हैं व भोजन मंथन में रुकावट होने से पाचन में अवरोध बना रहता है और भोजन के प्रति अरुचि उत्पन्न होने लगती है। आंतों की बीमारियां जैसे आंत शोथ, पेचिश, आंत कृमि विशेषकर हुकवॉर्म, राउंड वॉर्म, संग्रहणीय या अतिसार, आंत्रक्षय व कैंसर आदि के कारण भी पाचन व अवशोषण ठीक से नहीं हो पाता है। इनके अतिरिक्त लंबे समय के ज्वर, तपेदिक, थायराइड ग्रंथि के अतिसाव, पेनक्रियाज की कार्यक्षमता में शिथिलता, मधुमेह, हृदय व गुर्द के रोग, भूख की कमी, पाचन रसों की कमी और पाचन शक्ति की शिथिलता बनी रहती है। पोषणिक कमी के लक्षण व उपचार। प्रत्येक व्यक्ति को पोषणिक कमी से होने वाले उन रोगों की जानकारी होनी चाहिए जो बार बार देखने में आते हैं और विशेषकर जो स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याएं खड़ी कर सकते हैं। इनमें कुछ रोग तो शिशुओं और छोटे बच्चों को होते हैं और कुछ सभी उम्र। पृष्ठ 102 स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षण के व्यक्तियों को होते हैं। इनमें से कुछ तो जानलेवा हैं या मृत्यु का मुख्य कारण होते हैं, जबकि कुछ गंभीर रूप से असमर्थ बना देते हैं। ये रोग इस प्रकार हैं: 1. भूखमरी, अकाल, हड़ताल आदि के कारण का अभाव। परिस्थितियों में जब लंबे समय तक पोषण प्राप्त नहीं होता है तब यह अवस्था उत्पन्न होती है। भूखमरी से पीड़ित व्यक्ति की पाचन शक्ति अत्यंत क्षीण हो जाती है, जिससे सामान्य आहार को भी वह पचा नहीं पाता है। इसलिए आरंभ में उसे केवल फलों का रस, शरबत या ग्लूकोज थोड़े थोड़े अंतराल में देना होगा। लगभग 12 घंटे के पश्चात मलाई निकले दूध की 2 से 4 औंस तक की मात्रा का सेवन कराना होगा। ताज़ा दूध के स्थान पर स्किम्ड दूध पाउडर का प्रयोग भी किया जा सकता है। जब ये पचने लगे तत्पश्चात सब्जियों का रस, सूप, पतली दाल, दूध मिला पतला दलिया, दही या छानता आदि दें। उसके बाद यथासमय सामान्य भोजन देना प्रारंभ करना चाहिए। भूख से पीड़ित व्यक्ति को ऐसे समय में विटामिन बी वर्ग, सी वर्ग की अतिरिक्त मात्रा अनिवार्यत चाहिए, जिसे दवा के माध्यम से पूर्ण किया जा सकता है। रोगी में अन्य रोग या उपद्रव दिखाई देने पर उनका तत्काल समुचित उपचार भी आवश्यक है। 2 प्रोटीन कैलोरी कुपोषण। ये रोग अधिकतर 6 महीने से 3 वर्ष की आयु तक के बच्चों में काफी मात्रा में भोजन या आहार में प्रोटीन या कैलोरी की कमी या दोनों की कराई रहने से होता है। प्रोटीन कैलोरी कुपोषण के 2 गंभीर रूप हैं, जो क्वाशियोरकोर और ब्रासमस सूखा रोग के नाम से प्रसिद्ध हैं। गंभीर प्रोटीन कैलोरी कुपोषण के चिर इस प्रकार हैं। ऐसे बच्चे जो गंभीर रूप से कुपोषण के शिकार होते हैं और उन्हें ऐसा भोजन दिया जाता है जिसमें कैलोरीज व प्रोटीन की मात्रा काफी कम हो तो वे क्वाशियोरकोर के प्राय शिकार हो जाते हैं। ये रोग खसरा, काली खांसी और मलेरिया जैसे रोगों के दौरान अथवा पश्चात पहले से कुपोषित बच्चों में आसानी से पनप सकता है। रक्त में प्रोटीन कैलोरी कुपोषण की ब्रासमस किस्म क्वाशियोरकोर की अपेक्षा कहीं अधिक होती है। सूखा रोग या ब्रासमस वह तकनीकी शब्द है जो अल्पपोषित बच्चे वयस्क के लिए प्रयोग में लाया जाता है जो गंभीर रूप से दुर्बल होते हैं। ये गंभीर रोग वयस्क व्यक्ति को किसी भी आयु में हो सकता है। छोटे बच्चों में ये बीमारी उनके पहले अथवा दूसरे वर्ष में तब पैदा होती है जब मां का दूध बंद कर दिया जाता है और दैनिक पोषणिक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए दूध या अन्य खाद्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में देने की व्यवस्था नहीं की जाती है। ये रोग गंभीर डायरिया या उल्टी के पश्चात भी हो सकता है।
प्रोटीन कैलोरी कुपोषण से ग्रसित रोगी को प्रारंभ में केवल मलाई निकला दूध या स्किड दूध पाउडर से तैयार किया दूध 4-4 घंटे के अंतराल से देना उपयुक्त होगा। यदि दूध न पच सके तो छाछ दी जा सकती है। तत्पश्चात सूप, दलिया आदि देना प्रारंभ किया जाए। हजम होने की स्थिति में यथाशक्ति अन्य खाद्य पदार्थ जैसे छईना, अंडा, हरी सब्जियां, अनाज के व्यंजन आदि भी दिए जाने चाहिए। रोगी की पाचन शक्ति में अभिवृद्धि के लिए रस, पाचन रस उत्पादक औषधियों का प्रयोग भी करना चाहिए। पृष्ठ 104 स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षण 3 विटामिन संबंधी कुपोषण। विटामिन ए की कमी खाने में विटामिन ए की कमी और इसके फलस्वरूप आंखों में होने वाले परिवर्तन व्यक्तियों के लिए गंभीर स्वास्थ्य समस्या है। ये समस्या 1 से 5 वर्ष के बच्चों में खासकर पाई जाती है। गांवों में गर्भवती व दूध पिलाती माताओं में इस विटामिन की अधिक कमी पाई जाती है। यद्यपि उनकी आंखों में पाए जाने वाले परिवर्तन इतने गंभीर नहीं होते हैं जितने कि छोटे बच्चों में। कम पोषित महिलाओं के बच्चों में इस विटामिन की कमी अक्सर दूध छुड़ाने से पहले ही पैदा हो जाती है। ये कमी उन समुदायों में आमतौर पर पाई जाती है जिनका भोजन पॉलिश किया हुआ चावल है, उदाहरण के लिए दक्षिण भारत। कुपोषित बच्चों में ये कमी बीमार पड़ने के दौरान यानी कि निमोनिया, खांसी, अतिसार या मलेरिया आदि के तुरंत बाद हो जाती है। पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए नहीं मिलने से आंखों में निम्नलिखित प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं। 1. विटामिन ए की कमी का प्रारंभिक लक्षण है रात के समय कम दिखना, जिसे रतौंधी कहते हैं। 2. आंखों की सामान्य चमक कम हो जाती है। श्लेष्मा में झुर्रियां दिखाई देने लगती हैं और आंखों की सामान्य सफेदी वाले भाग का रंग भूरा हो जाता है। इसे आंखों की श्लेष्मा का सूखापन कहा जाता है। 3. आंख के सफेद भाग के बाहरी ऊपरी हिस्से में लगभग दाल के दाने के बराबर सफेद झागदार, गोल, अंडाकार या त्रिभुज की शक्ल के धब्बे सामान्यतः स्कूल जाने वाली आयु के बच्चों में दिखाई देते हैं। 4. यदि विटामिन ए की कमी का पता आरंभ से ही न लगे तो कॉर्निया वाला भाग और आंख के आगे का भाग, स्वच्छ भाग खुरदरा सा हो जाता है और उसमें अपनी सामान्य चमक नहीं रह जाती, जिससे निस्तेज सा दिखाई देता है। 5. जब कॉर्निया के धरातल का हिस्सा नष्ट हो जाता है तो कॉर्निया में अल्सर हो जाता है और इलाज नहीं करवाने पर कॉर्निया नष्ट होकर आदमी को अंधा बना सकता है। 6. यदि विटामिन ए की कमी का समय पर पता नहीं लगता और इलाज नहीं हो पाता तो कॉर्निया पिघलकर गंदा पीला जेली जैसा बन जाता है। इससे आंख नष्ट हो जाती है और आदमी सदैव के लिए अंधा हो जाता है। विटामिन ए की कमी का इलाज भोजन के द्वारा किया जा सकता है। विटामिन ए दूध, घी, अंडे, मछली, पालक, सोया, मेथी, गाजर, आम आदि चीजों में काफी। पृष्ठ 105 स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षण मात्रा में होता है। अगर बछुए को खाने की ये चीजें मिलती रहें तो वह अंधेपन से बच जाएगा। रोग से बचने के लिए उपाय के रूप में 1 से 5 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों को हर 6 महीने में एक बार विटामिन ए की खुराक पिलानी चाहिए। भारत सरकार ने विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम भी चलाया है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी बेरी अवस्था विटामिन बी थायमीन की कमी के कारण उत्पन्न होती है। अधिकतर इस अवस्था का प्रकोप इंडोचीन, जापान, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, बर्मा, बांग्लादेश और भारत के पूर्वी तट प्रांतों में देखने को मिलता है। विटामिन बी की कमी से हृदय की कार्यक्षमता में कमी आ जाती है तथा हृदय की धड़कन तेज होने लगती है। हृदय में धड़कन महसूस होने लगती है तथा भूख में कमी हो जाती है। हाथ पांवों में जल जमाव के कारण सूजन आकर चकत्ते पड़ जाते हैं और अत्यंत कमजोरी आ जाती है। विटामिन बी के अधिक अभाव में हाथ पांवों की तंत्रिकाओं में स्थायी दर्द रहने लगता है, जिसे तंत्रिका शोथ की स्थिति कहते हैं। साधारणतया 1000 कैलोरीज खुराक पर इस विटामिन की मात्रा 6 मिलीग्राम निर्धारित की गई है। प्रसूता और धात्री माता को क्रमशः 0.2 और 0.4 मिलीग्राम की अतिरिक्त आवश्यकता होती है। साधारणतया इसकी 1.2 मिलीग्राम से 2.2 मिलीग्राम मात्रा निर्धारित करना उपयुक्त होगा। परंतु अधिक शारीरिक परिश्रम करने वाले, अधिक शराब का सेवन करने वाले आदि व्यक्तियों में सामान्य से अधिक मात्रा आवश्यक होती है। विटामिन बी की कमी पूर्ति के लिए इंजेक्शन के जरिए शथायमीन देना हितकर होगा। यीस्ट का समुचित प्रयोग और भी लाभदायक होता है। हरे पत्ते वाली सब्जियां, कुछ फल जैसे केला, आम, सेब, मेवों में मूंगफली, काजू, अखरोट आदि, चावल सहित आटा, साबुत अनाज का दलिया, अंकुर निकले अनाज आदि का अधिकाधिक प्रयोग रोग के निवारण में सहायक है। विटामिन बी की न्यूनता से आरंभ में खून की कमी, शारीरिक कमजोरी, निरंतर वजन में कमी, सिर दर्द आदि होते रहते हैं। मुंह के छाले, जेहला शोथ होने लगता है। हाथ पैरों पर काले चकत्ते पड़ने लगते हैं जो काफी फैल जाते हैं। बीमारी की अधिक तीव्रता से मानसिक कमजोरी, स्मरण शक्ति की कमी, डिप्रेशन आदि की शिकायत हो जाती है और अंत में मृत्यु भी हो जाती है। ये सब लक्षण पेलग्रा बीमारी के हैं जो उक्त विटामिन की कमी से उत्पन्न होती है। बहुत मक्का खाने वाले लोगों में ये रोग अधिकता से देखा जा सकता है।
पृष्ठ 106 स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षण। पेलग्रा बीमारी के इलाज हेतु समुचित मात्रा में नियासिन औषधि के रूप में देना होगा। नियासिन व ट्रिप्टोफैन प्राप्त कराने वाले खाद्य पदार्थों का विशेष प्रयोग प्रतिदिन आहार में करना होगा, क्योंकि यह अन्य विटामिन बी की तरह संचित नहीं हो पाता है। इसके अभाव या कमी से कौनिथा के चारों ओर ललाई उत्पन्न होने लगती है। छोटी छोटी कद कोशिकाओं का फैलाव बढ़ने लगता है, जो कभी कभी व्रण फुल्ला पैदा करता है, उससे दिखाई देना बंद हो जाता है। होठों पर कटाव उत्पन्न होने व सफेद दाग पड़ने लगते हैं, जो कभी कभी मुंह की झिल्ली तक फैल जाते हैं। त्वचा पर खुजली व काले दाग उत्पन्न होकर उनमें से पानी निकलने लगता है, जिसे त्वकृशोथ कहते हैं। ताड़ के वृक्ष का रस नीरा में इसकी प्रचुर मात्रा होती है। कुछ मात्रा में विटामिन बी का निर्माण आंतों में भी होता है। अनाज, दाल मिश्रण और मूंगफली का अधिकतम उपयोग इस विटामिन की कमी से बचाव करता है। विटामिन सी की कमी। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड, सिविडमिक एसिड या हेक्यूरोनिक एसिड आदि नामों से पुकारा जाता है। चूंकि यह स्कवी नामक बीमारी का निराकरण करता है, अतः इसे एंटीस्कारब्यूटिक विटामिन भी कहते हैं। 1932 में नोबू के रस से इसे पृथक किया गया और रासायनिक रूप से भी तैयार किया गया। इस विटामिन के प्रारंभ में थोड़े से अभाव के कारण कमजोरी, थकावट, भूख की कमी, हाथ पांवों में दर्द, नजला, जुकाम आदि की शिकायत बनी रहती है। अधिक अभाव में स्कर्वी नामक रोग के लक्षण दिखाई देते हैं, जिससे मसूड़े सूजकर स्पंज के समान फूल जाते हैं और दबाने पर रक्तस्राव होने लगता है। दांत ढीले पड़ जाते हैं तथा भोजन चबाने में असुविधा होती है। भरपूर मात्रा में विटामिन सी प्राप्त करने के लिए उन खाद्य पदार्थों का बहुतायत में प्रयोग करना चाहिए जिनमें यह अधिक मात्रा में उपस्थित हो। आंवला, अमरूद, सहजन पत्ते, गांठ गोभी, मिर्च, हरा धनिया आदि इसकी प्राप्ति के श्रेष्ठ स्रोत हैं। विटामिन डी की कमी। विटामिन डी की खोज लगभग 1922 में हुई। पोषण की दृष्टि से इस विटामिन के दो रासायनिक तत्व ही विशेष महत्व के हैं, जो अगोकैल्सिफेरोल व कोलिकैल्सिफेरोल कहलाते हैं। प्रथम अथवा वनस्पति में तथा द्वितीय जीवित प्रापियों की त्वचा में अगोस्टेरोल और 7 हाइड्रोकोलेस्टेरोल के सूर्य की किरणों के किरणित होने से बनता है। इस विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स व ऑस्टियोमलेशिया रोग उत्पन्न हो जाते हैं। रिकेट्स बहुधा बच्चों में होता है, जिसके लक्षण शरीर का दुखना और नरम पड़ना, दांतों का देरी से निकलना, टांगे मुड़ी होना, पसली का झुकना तथा सिर की हड्डियों का फूलना आदि है। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षण पुस्तक का आगे का पाठ देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखें या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखें। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।